हे एवरीवन, माय सेल्फ रोहित कुमार, वेलकम टू दी चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस। सो आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एक वन शॉट के अंदर करेंगे। देखो, ये चैप्टर अगर आपने नहीं करा ना, और यही चैप्टर है जिसकी वजह से आपको ना मेटल नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड और एसिड बेस समझ नहीं आ रहे। आप अगर पूरे साल अगर आप मेहनत कर रहे हो ना और आपको ये चैप्टर समझ नहीं आ रहे, पता है कौन रीज़न है? इसके पीछे केमिकल रिएक्शन रीज़न है। पता है क्यों? क्योंकि आपने इस चैप्टर को इग्नोर मारा है, आपने इस चैप्टर को अच्छे से किया ही नहीं। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करते ना तो आगे दिक्कत ही नहीं आती। आपको ये लगता है बस हम पढ़ जाएं, रट जाएं, इक्वेशन को रट के चले जाएंगे, एग्जाम में कुछ भी बना के लिखाएंगे। तो ऐसे नहीं चलता काम, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, आज हम वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम करेंगे क्या क्या, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे केमिकल इक्वेशन बनती कैसे है, रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, कैसे उसको बैलेंस करते हैं। और आपको पता हो या ना पता हो, बट मैं बता देता हूँ कि भाई एग्जाम में जब भी आप रिएक्शन लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे, तो हमेशा बैलेंस लिखोगे। अगर आप बैलेंस नहीं करते, आपका आधा नंबर वैसे ही खत्म कर देगा टीचर, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हाँ जी, तो भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जरा पहले बेसिक समझते हैं कि बेसिक एग्जैक्टली है क्या। देखो, पहली बात, आप केमिकल रिएक्शन को बोलते क्या हो? व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? भाई केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जब है ना दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती है और एक नई चीज़ बनती है। मतलब आपने दो चीज़ें मिलाई और एक नई चीज़ बन गई बिल्कुल, तो उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। भाई अगर आपने दो चीज़ें मिलाई और सेम चीज़ बनी ना, तो केमिकल नहीं बोलेंगे उसको, उसको हम फिजिकल बोलेंगे। तो यही सबसे बड़ा फ़र्क होता है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में। हाँ जी, तो भाई मैंने क्या बोला? मैंने बोला मान लो आपने ए और बी मिलाया और सी बना, और ए और बी की जो प्रॉपर्टी है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी है, तो आप कभी भी इसको केमिकल चेंज नहीं बोलोगे, वी कॉल इट अ फिजिकल चेंज। मान लो आपने ए और बी मिलाया और बिल्कुल सी बना, और बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी के साथ, बिल्कुल ही बिल्कुल नई प्रॉपर्टी बनी उसकी, तो इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। और यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत हुई है केमिकल रिएक्शन की। तो डेफिनेशन क्या बनी? जब दो या दो से ज्यादा चीज़ों को मिलाया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है, और एक नई चीज़ बनती है बट विद बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टीज, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, रिएक्शन, ठीक है। और रिएक्शन से इक्वेशन बनती है। हाँ जी, अब एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ चीज़ों को लेफ्ट पे लिखा जाता है और कुछ चीज़ों को राइट पे लिखा जाता है। लेफ्ट लिखने वाली चीज़ों को हम कहते हैं रिएक्टेंट, वी कॉल इट रिएक्टेंट, और राइट वालों को कहते हैं हम प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल लो आप, आपने मान लो खाना बनाना है घर में, आपने ए मिलाया, बी मिलाया और सब्जी बन गई, ए और बी मिला के मान लो सी बन गई। तो भाई ये ए और बी मिला के जो सब्जी बनी, इसमें इन दोनों का कंबाइंड टेस्ट तो आएगा आएगा, बट जो आपने मसाले और चीज़ें डाली उनका भी टेस्ट आएगा ना। इट मीन्स इस खाने बनने में अपने अंदर ये केमिकल रिएक्शन हुई है, और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हुआ है, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। कई बच्चों को जैसे प्याज पसंद नहीं होता, आप इसमें प्याज डाल दोगे ना तब भी वो प्याज वाली सब्जी खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टेस्ट ही बिल्कुल अलग हो जाता है। तो यही है केमिकल रिएक्शन। भाई जैसे मान लो लोहे का जंग खाना, अगर आयरन रस्ट करेगा, अगर आयरन रस्ट करेगा तो क्या होगा? तो बिल्कुल नई चीज बनाएगा ना, दैट इज आयरन ऑक्साइड कहते हैं, Fe2O3, ठीक है। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, कुछ चीज़ों को लेफ्ट पे लिखेंगे और कुछ चीज़ों को राइट पे लिखेंगे। लेफ्ट वाली चीज़ों को हम रिएक्टेंट कहते हैं और राइट वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट प्रोडक्ट। क्लियर है? तो भाई रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। यही लॉ हमने 9th क्लास में पढ़ा था। इस लॉ को हम कहते हैं क्या? वी कॉल इट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है वो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शन में मास ना बनता ना खत्म होता, वो सिर्फ एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे मान लो आपने खाना बनाना है, आपने मान लो ये 2 kg डाला, ये मान लो 3 kg डाला, और मान लो ये आपने 1 kg डाला, तो ऑब्वियसली ये 5 है ना, तो यहाँ का मास भी सेम रहेगा। कितना होगा? ये 4 kg होगा। तो इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये हमेशा जो इसका मास होता है लेफ्ट साइड वाले का, ये हमेशा राइट साइड वाले के मास के इक्वल होता है। क्लियर है? एक बार पढ़े जरा, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है मैंने बताया, जब 2 और मोर सब्सटेंस मिलते हैं और एक नई चीज बनाते हैं, बिल्कुल ही नई चीज, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्योंकि सेम प्रॉपर्टी होगी तो हम केमिकल नहीं बोलेंगे, वी कॉल इट फिजिकल चेंज। क्लियर है? खाने का बनना, लोहे का जंग खाना, ग्रेप्स का खराब हो जाना, ये सारा का सारा अपने आप में क्या है? एक केमिकल रिएक्शन ही है, और क्या है। क्लियर है? इसके बाद मैंने बताया आपको, कुछ चीज़ों को लेफ्ट पे लिखेंगे, कुछ चीज़ों को राइट पे लिखेंगे। लेफ्ट पे लिखने वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट रिएक्टेंट, जो लेफ्ट पे लिखी जाती है, जिसमें एग्जैक्टली रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे मान लो जिंक में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, इनमें रिएक्शन हो रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। और राइट वाली चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट
प्रोडक्ट। जो भी फाइनली हमें मिला, जो नई चीज़ मिली, उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट प्रोडक्ट। और जिसमें रिएक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। जो मिली वो प्रोडक्ट और जिसमें रिएक्शन होगा उसको रिएक्टेंट। सिंपल सी चीज़ है। रिप्रेजेंट करने के मेनली दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका वर्ड इक्वेशन और एक होती है आपकी केमिकल इक्वेशन। सीधी सी बात है, आप पूरी की पूरी रिएक्शन को ना आप वर्ड की फॉर्मेट दे दो, अब वर्ड में बना दो। वर्ड में बनाने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि जिंक ZiNC, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, है ना। मैंने पूरी इक्वेशन को वर्ड फॉर्मेट दे दिया ना, वर्ड फॉर्मेट देने से क्या बन गई है, इट विल बिकम वर्ड इक्वेशन। एग्जाम में कई बार ये आ जाती है बैलेंस करने के लिए। और Zn, जिंक की जगह लिख दिया मैंने Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल होता है H2SO4, जिंक सल्फेट होता है ZnSO4, हाइड्रोजन होता है H2। तो मैंने इनकी जगह ना मैंने इनकी क्या लिख दिया, सिंबल लिख दिया। तो सिंबल को जब मैं यूज कर दूंगा तो इसको हम बोला जाएगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है। एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पहला पूछेगा आपसे वर्ड इक्वेशन पे बैलेंस कर दो, दूसरा पूछेगा केमिकल इक्वेशन पे बैलेंस कर दो, और तीसरा पूछेगा एक सेंटेंस देगा आपको, बोलेगा इस सेंटेंस के अंदर क्या कर दो, इसको इक्वेशन बना के बैलेंस कर दो। तो 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। एक बार हम डिस्कस करते हैं, आगे चले नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। भाई आप अपने लेवल पे कैसे पता लगाओगे, जैसे अगर कलर का चेंज होना, कलर चेंज होना अपने आप में क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। क्यों, आप लोहे का जंग खाना कह सकते हो। अगर आप आयरन को रस्ट होते हुए देखा है आपने, जब लोहा जंग खाता है तो क्या होता है भाई, अपना कलर बदल लेता है ना। कलर बदलने का मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। एक गैस का निकलना, केमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर का बदलना ज़्यादातर केसेस में केमिकल रिएक्शन को डिनोट करता है। चेंज इन कलर मैंने बता ही दिया, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट भी कह सकते हैं हम कुछ केसेस में, चेंज इन स्टेट भी होता है कई बार ना। और आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर आप प्रेसिपिटेट बनाओगे तो भी क्या होगा, तो भी अपने आप में वो एक केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। तो केमिकल रिएक्शन के 5 पार्ट हो गए जिससे हमें पता लगता है केमिकल रिएक्शन हुई है, कलर, गैस, टेम्परेचर, स्टेट और प्रेसिपिटेट। अगर इन पांचों में से कुछ भी हो रहा है तो आप समझ जाना केमिकल रिएक्शन हुई है, गारंटी है। क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट, अब देखो केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन वर्ड आ गया, इक्वेशन वर्ड हमने मैथ में ही पढ़ा था। इक्वेशन बनाना, इक्वेशन मतलब आप पूरी की पूरी उसको केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्म की जगह क्या दे दो, सिंबल का फॉर्म दे दो, सिंबल बना दो। अब सिंबल का यूज करते ही वो केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको किसको, केमिकल रिएक्शन को अगर आप सिंबल का फॉर्म दे दोगे तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम केमिकल इक्वेशन। तो यही डेफिनेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। जैसे मैग्नीशियम ना लिख के आप Mg लिख दो, ऑक्सीजन ना लिख के आप O2 लिख दो, और एमनेशियम ऑक्साइड की तरह MgO लिख दो। ठीक है। अच्छा एक चीज और चेक करो, यहाँ देखो मैंने लिखा Mg प्लस O2, क्या बना, ये बना MgO। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या जो लेफ्ट साइड का मास है क्या वो राइट साइड के मास के इक्वल है, क्या ये बात इसके अंदर हो रही है, एक बार जरा चेक करें। हाँ जी, Mg लेफ्ट पे 1 है, राइट पे 1 है, O लेफ्ट पे 2 है, राइट पे 1 है। तो भाई ये तो बैलेंस है, बट ये बैलेंस नहीं है। ऐसी रिएक्शन, ऐसी इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होती, इसको हम कहते हैं वी कॉल इट स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, स्केलेटल का मतलब क्या होता है, जब मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता, ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, जब मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल, मतलब अनबैलेंस भी कह सकते हो आप, बट अनबैलेंस से अच्छा वर्ड है ना स्केलेटल लगता है, साइंटिफिक वर्ड लगता है स्केलेटल। क्लियर है, जब अनबैलेंस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ जी, तो बैलेंस मैंने बताई थी। बैलेंस का मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल है भाई, अगर ये स्केलेटल हुई तो जब मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा, जब रिएक्टेंट में जो मास है और प्रोडक्ट में मास है अगर वो इक्वल होगा, मतलब मान लो A और B से आपका C और D बना, अगर इन दोनों का मास आपने इक्वल कर दिया, ये मास इक्वल है, तो इट मीन्स ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। पेपर में अगर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं दे रहा वो, तो ये आपकी ड्यूटी है, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन करके लिखनी है। बैलेंसिंग मैं भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो बैलेंसिंग करनी है आपको, जैसे मैंने लिखा था ना आपको Mg प्लस O2 क्या बना, MgO। अब अगर मैं इसके पहले 2 लगा दूं, इसके पहले 2 लगा दूं, तो 2 Mg हो गए, 2 Mg हो गए, O2 हो गए। अभी मैथ्स की ब्रैकेट का काम करता है, ब्रैकेट की तरह होता है ये इससे भी मल्टीप्लाई है, इससे भी मल्टीप्लाई है, तो O भी कितने हो गए, 2 हो गए।
व्हेन द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, क्या बोलेंगे इसको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर इक्वेशन बैलेंस होगी तभी वो लॉ सेटिस्फाई करेगी। कौन से लॉ? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है वो? दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। 9th में पढ़ा था ना हमने, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है? इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करके। भाई देखो, जब भी आप वीडियो देखो ना, आप लोगों को ना एजुकेशन वीडियो जब भी देखनी है तो हमेशा एक कॉपी पेन लेके बैठना है। जो आपको नोट्स आप जितने बनाओगे ना उतना ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी चीज़ें और उतनी ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी। हम हमेशा वही चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं जो हम लिखते हैं। अगर आप एज अ मूवी की तरह देखोगे कि सर आए 2 मिनट बोला और चले गए, आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो थी, हमने ऐसे देख लिया, हमें सब कुछ समझ आ गया, नहीं आया। वन शॉट का भी जब भी फायदा है जब आप कॉपी पेन लेके बैठोगे और इन चीज़ों को लिखोगे। बिना लिखे कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ याद ही नहीं रहेगा। मैं बताऊं आपको, आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे भूल जाओगे। तो साथ साथ इन डेफिनेशन को लिखा करो, बहुत काम आएगी आपको एग्जाम में। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट में। मैंने बता दिया हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी होनी चाहिए टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम करते हैं बैलेंसिंग। ठीक है, लुक, अब बैलेंसिंग करते हैं तो एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि ये रही। लुक, जैसे Fe प्लस H2O कह रहा है Fe3O4 प्लस H2, कह रहा है इसको बैलेंस कर दो। तो देखो, मैं एनसीईआरटी के स्टेप नहीं सिखाऊंगा आपको, वो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है। मैं आपको अपने स्टेप बताऊंगा जिससे ना आपको 99% इक्वेशन बैलेंस आप कर सकते हो आसानी से। ध्यान से देखो, हम करेंगे क्या, स्टेप नंबर 1 आप बॉक्स बनाओगे। हम बॉक्स क्यों बनाते हैं भाई? हम बॉक्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि है ना, बॉक्स के अंदर आपने कुछ भी लिखना नहीं है, याद रखना है बात। बॉक्स में कुछ नहीं लिखोगे आप, जो लिखोगे आप बॉक्स के बाहर की तरफ लिखोगे, बॉक्स में कुछ नहीं लिखा जाएगा। पता लग रहा है पानी का सिंबल H2O होता है, आप इसके अंदर बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पे 2 लगाए हो और गलत कर दो, पानी को H2O2 बना दो, नहीं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 बॉक्स बनाओ, स्टेप नंबर 2 टेबल बनाओ। अब टेबल कैसे बनेगी भाई? टेबल बनेगी, आपने ना जितने एलिमेंट है लेफ्ट साइड के और राइट साइड के यहाँ पे लिखना है। Fe कितना है 1, राइट पे Fe कितना है 3, H कितना है लेफ्ट पे 2, राइट पे कितना है 2। अच्छा, ऑक्सीजन कितना है 1 और राइट पे कितना है 4। आई थिंक ये 2 स्टेप क्लियर है आपको, है ना। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप मैंने बताया बॉक्स बनाओ। बॉक्स बनाने की वजह बता दी कि कुछ भी आप बॉक्स में नहीं लिखोगे। स्टेप नंबर 2 बताया मैंने, टेबल बनाओ। अब स्टेप नंबर 3, इजी टारगेट ढूंढो। इजी टारगेट ढूंढो, फाइंड इजी टारगेट, जो आसानी से बैलेंस हो जाए, इजीली जो बैलेंस हो जाए वो ढूंढो। हाँ जी, स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मैंने क्या बताया? इजी टारगेट को ढूंढो। इजी टारगेट मतलब जो इजीली बैलेंस हो जाए। अब ध्यान से देखो, ये नंबर्स लिखे हुए हैं हमारे सामने, 1 को 3, 1 को 4, 2 का 2, तो ये तो बैलेंस ही है। तो मीन्स इजीली जो बैलेंस हो सकता है वो Fe है और O है। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता लगी ये बात? क्योंकि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा ना, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो मतलब ये आसानी से बैलेंस हो सकते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको काट के 3 लिख दो और Fe से पहले 3 लगा दो, लो हो गया, और इस पर टिक मार दो ताकि आपको याद रहे। स्टेप नंबर 4, इजी टारगेट ढूंढ लिया। स्टेप नंबर 4, चेंज टेबल, इसके बाद टेबल बदलो एंड रिटर्न टू स्टेप 3, एंड रिटर्न टू स्टेप 3। भाई आप है ना, पहले टेबल बदलो, टेबल बदल दी मैंने, और फिर से स्टेप 3 पे पहुंच जाओ। फिर से मतलब क्या ढूंढो आप? इजी टारगेट। अब देखो 1 को 4 बनाओ, 1 को 4 कैसे बनाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई करके, तो अब यहाँ पे 4 लगा दो भाई, हो गया बैलेंस। अब 4 लगा दो तो वो बैलेंस हो चुका है, यहाँ पे 4 लगा के टिक मार दो। बट ये मत बोल देना ये भी बैलेंस हो गया। आपको पता है, जैसे ही आपने 4 लगाया ना, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी बैठा था, सिर्फ ऑक्सीजन अकेला नहीं था। तो मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4 2 जा 8 हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने बोला चेंज टेबल, याद है स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 आएगा ना, चेंज टेबल। टेबल बदल दी मैंने, 8 कर दिया। अब यहाँ पे 2 को 8 कैसे बनाऊंगा? मल्टीप्लाई बाय 4, लो इसको करके 8 कर दो, बैलेंस हो गई, हो गया। तो इस तरह से बैलेंसिंग करनी है हमने। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन एग्जाम में आती है, जब भी आप लिखोगे हमेशा इसको बैलेंस इक्वेशन लिखना, याद रखना, ये बात क्लियर है। इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं और प्रैक्टिस करना अच्छे से इनकी। नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। भाई देखो, मेनली हमारे पास ना मोटा मोटा 4 टाइप की रिएक्शन होती है, बाकी 1-2 और है, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना, चीज़ों को मिला के एक नई नई चीज़ बना देना। खाना बनना कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही तो है।
खाना बनने का मतलब क्या हुआ, खाना बनना मीन्स 2 या 3 चीज़ें डाल के एक नई चीज़ बना देना, और अकेली चीज़ बनना उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? भाई जब ए और बी मिलके सी बना देंगे। मैंने कई बच्चों को देखा है, बच्चे ये लिखाते हैं एग्जाम में, ये तो कहीं एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है। इनको बोला क्या जाता है, जल्दी बताओ मुझे। इनको बोला जाता है रिएक्टेंट और इनको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो मीन्स व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? भाई जब 2 और मोर क्या मिलके, रिएक्टेंट मिलके क्या बना देंगे, एक अकेला प्रोडक्ट बना देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन क्या बनी, यही डेफिनेशन है, ए और बी मतलब रिएक्टेंट। जब 2 और मोर रिएक्टेंट मिलके क्या बना देंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट, वी कॉल इट कॉम्बिनेशन। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो एग्जाम में आता है वो है ये वाला, जब आप CaO को पानी से मिलाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा CaOH और बहुत सारी हीट निकलती है। हम कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर है ना इन सब के एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं। हमने जब एक्सपेरिमेंट कराया था ना, हमने इतनी हीट निकल गई थी कि भाई वो ग्लास तक ब्रेक हो गया था क्लास के अंदर, है ना। आपको बच्चों को याद होगा जो हमारे साथ थे। तो भाई इसका नाम याद कर लेना, आयुपैक नेम तो पता है, इट इज कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम होता है क्विक लाइम, चूना होता है चूना, और इसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम बोला जाता है इसको, या लाइम वाटर भी कह सकते हो, लाइम वाटर भी नाम होता है, या अगर आप सिंपल लाइम भी लिखोगे ना तो लाइम भी चलेगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो नाम पता ही है आपको, आयुपैक नेम है। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन एग्जाम में आती है। ये 2 और मोर रिएक्टेंट मिलके क्या बन गया, एक सिंगल प्रोडक्ट बन चुका है। नेक्स्ट चीज इसका उल्टा, कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ 2 या 2 से ज़्यादा चीजें मिलके एक चीज बन जाना, और डीकम्पोजिशन हुआ उल्टा। उल्टा मतलब एक रिएक्टेंट से अलग अलग प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। तो डीकम्पोज करने का मतलब ही ये होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। द रिएक्शन इन विच एक कंपाउंड स्प्लिट होगा 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस से, ज्यादा भी हो सकता है, 2 या 3 भी बन सकते हैं, ठीक है। डीकम्पोज करने के 3 रास्ते होते हैं, 3 तरीके होते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। पहला होता है कि आप उसको बर्न कर दो, जला दो, उसको हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरा होता है सनलाइट में रख के जो डीकम्पोज करते हैं उसको हम कहते हैं फोटोलिटिक या फोटोकेमिकल। तीसरा होता है आपका, हाँ जी, तीसरा क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिसिटी वाला, याद है, इलेक्ट्रोलिसिस। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते तो H2 और O2 मिलता था ना, बड़ा फेमस क्वेश्चन है एग्जाम में आता है, ठीक है। तो डीकम्पोज करने के 3 तरीके होते हैं, हाँ जी। पहला होता है आप उसको बर्न करके, जला के कर दो, जला के खत्म कर दो, जलाओ और बर्न करो, खत्म कर दो। तो जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है किससे, हीट से, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे बेस्ट एग्जांपल, आपने क्या करना है, आपने CaCO3 लिखना है और एरो पे हीट डाल देनी है। अब एक मेरा रूल याद रखना, एसिड बेस में भी काम आएगा। अगर लेफ्ट पे CO3 होगा तो राइट पे हमेशा CO2 बनेगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर लेफ्ट पे CO2 होगा तो राइट पे हमेशा CO3 बनेगा। बट याद रखना CO2 कंपाउंड है और CO3 आयन है, तो मेटल इसके साथ हमेशा लगा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव आयन होता है ना और मेटल पे पॉजिटिव आयन होता है। तो याद रखना ये चीज़ हमेशा, क्लियर है। थर्मल का मतलब क्या हुआ भाई, वो रिएक्शन जो हीट से होगी। तो CaCO3 अगर लेफ्ट पे लिखा है तो राइट पे क्या बने, रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया, CO2 बनेगा, और इसमें से CO2 गया तो क्या बचा, ये बचा CaO, खत्म बात, क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड किससे बना है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं, कौन सी डीकम्पोजिशन करते हैं, वो करते हैं पानी को अलग करते हैं। आपको याद होगा कोविड में जब ऑक्सीजन सिलेंडर, जो ऑक्सीजन में सिलेंडर भरा होता है, सिलेंडर में जो ऑक्सीजन भरी होती है वो पानी से निकलती है, पता है आपको। आप इमेजिन करो कि जो काम प्लांट्स और ट्रीज फ्री में करते हैं, फ्री में, वही काम हम आगे बाहर पैसे देके कराते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाते हैं। पानी में से हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है। ऑक्सीजन जो चीज़ है उसको, ऑक्सीजन जो गैस है वो सिलेंडर में भर दी जाती है और हमें बेची जाती है। जस्ट इमेजिन, तभी कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए, क्योंकि वो काम वो फ्री में कर रहे हैं जो आप पैसे देके सिलेंडर खरीद रहे हो, क्लियर है। हाँ जी, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत सिंपल है, आपने पानी लेना है, पानी पे क्या डाल देना है, इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग हो जाएगा, डीकम्पोज करेंगे तो ब्रेक होगा, ऑब्वियसली देखो डीकम्पोज हो रहा है, टूटेगा ये, सिंगल रिएक्टेंट से 2 और मोर प्रोडक्ट बनेंगे, ये बनेगा H2 और प्लस O2, खत्म। एक और देखो, थर्मल, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, हाँ जी, तीसरा होगा आपका जो सनलाइट से होती है, ये जरा 2 मिनट इसको छोड़ देना। थर्ड इज जो होती है सनलाइट से, सनलाइट वाले को हम कहते हैं फोटोलिटिक या फोटोकेमिकल भी कह सकते हो आप, फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, क्लियर है। आपने करना क्या है, आपने AgCl लेना है, ये रहा AgCl हमने लिया हुआ है, देखो दिखा भी रखी रिएक्शन। आपने चाइना डिश में AgCl लिया है,
आपने यहाँ से सन आया, सन की रेज आई, ये AgCl टूटेगा, AgCl पे जैसे ही आप सनलाइट डालोगे तो टूटेगा ये, क्योंकि डीकम्पोज है ना, Ag अलग बनाएगा और Cl2 अलग बनाएगा। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस हो गई, आपको देखो मिल गया Ag। यही रिएक्शन AgBr के साथ भी होती है, सेम रिएक्शन, AgBr भी सेम रिएक्शन करेगा, Ag प्लस Br2 और ये बनाएगा। और ये दोनों की दोनों रिएक्शन पता है कहाँ काम आती है? दे यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अब कई बच्चों को तो पता भी नहीं होगा ऐसे कोई फोटोग्राफी होती भी है, क्योंकि आजकल तो भाई AI का ज़माना है, आजकल इतने बड़े बड़े 4K लेंस आप लेके घूम रहे हो है ना, 4K वीडियोस बनाते हो, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा ना बैकवर्ड है। तो भाई ये उस ज़माने का सिलेबस लिखा हुआ है जब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम आती है रिएक्शन, ये क्लियर है। सन की रेज पड़ती है, ये ब्रेक हो जाता है, तो भाई AgCl का कलर याद रखेंगे हम, इसका कलर होता है वाइट, और ऑब्वियसली सिल्वर का कलर पता है आपको क्या होता है? सिल्वर का कलर होता है ग्रे। तो 3 टाइप की डीकम्पोजिशन हो गई हमारे पास, कौन कौन सी? पहला हुआ जो हीट से होती है थर्मल, दूसरी हुई जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक, तीसरी हुई जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आती है, दैट इज फोटोकेमिकल या फोटोलिटिक भी कह सकते हैं। क्लियर है? फोटो का मतलब ही लाइट होता है, फोटो मीन सनलाइट, जो सनलाइट से रिएक्शन हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? तो इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के बिना आपको मेटल नॉन मेटल कभी समझ आ ही नहीं सकता। तभी मैं कहता हूं ये चैप्टर अच्छे से कर लिया ना, आपका मेटल एसिड और कार्बन का बेस बन चुका है। ये मेटल अच्छे से नहीं करा, सॉरी ये चैप्टर अच्छे से नहीं करा तो क्या होगा? आगे जाके दिक्कत आनी कन्फर्म है, कन्फर्म ही कन्फर्म है। ध्यान से देखो, शॉर्टकट बता दो, बड़ा सिंपल है। ये है केदारनाथ का माली Mg, आलू जरा फीके Fe से Sn पकाता Pb है। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। कहाँ पकाता है? कुकर में मतलब मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है Hg, अच्छे अच्छे AgAu, फटाफट प्लैटिनम, खत्म हो गया। मैं रिपीट करूं, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुकर में अच्छे अच्छे, फटाफट हो गया, खत्म। अब कितनी भी रिएक्शन करवा लो इसके डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जैसे मान लो A के साथ मैंने BX को मिलाया, भाई B और X है ना, दो दोस्त थे जो है ना, मतलब बैठ के ना समोसा खाते थे। फिर A आया, कहता है आजा बेटा X मेरे पास आजा, मैं तुझे पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। फिर वो X कहता कि कोई बात नहीं, पिज़्ज़ा इज मोर टेस्टी। फिर वो X उठ के इसके पास आ जाएगा, है ना, X उठ के इसके पास आ जाएगा और बेचारे B को अकेला छोड़ देगा, फॉर एवर अलोन। नहीं, तो ये बनाएगा, इट विल फॉर्म AX प्लस B। तो ऐसा इट का इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन ये हाईली रिएक्टिव था, A इज मोर रिएक्टिव, A ज़्यादा रिएक्टिव था और B लेस रिएक्टिव था। तो भाई A ने अपने पास X को क्यों बुला लिया? क्योंकि इसके पास ज़्यादा रिएक्टिविटी थी, ये ज़्यादा रिएक्टिव था। अब आप बोलोगे हम जज कैसे करेंगे इस बात को? तो मैंने आपको ये पढ़ाई क्यों है रिएक्टिविटी सीरीज, हमने पढ़ी क्यों है? हमने इसलिए तो पढ़ी है ताकि आप याद रख सको। हाँ जी, तो भाई अगर जैसे मान लो अगर Mg में बात करूं और H बात करूं, जैसे मैं मान लूं मैं लिखूं Mg प्लस H2SO4। अब ध्यान से चेक करो भाई, आपको पता है Mg ऊपर है और H नीचे, तो इट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑन अर्थ एंड इट इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑन अर्थ। क्लियर है? अगर आप नीचे जाओगे, डाउनवर्ड जाओगे, तो रिएक्टिविटी क्या होगी? रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी ना, मतलब K और Na सबसे रिएक्टिव है, धीरे 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 रिएक्टिविटी कम हो रही है। और आपको पता है Ag क्या होता है? Ag हमारा चांदी होता है, सिल्वर, और Au क्या होता है? Au होता है गोल्ड। ये कितने कम रिएक्टिव होते हैं, तभी महंगे होते हैं, तभी रेयर होते हैं, है ना, और तभी रेयर मेटल होता है। इट इज़ नॉट लाइक आयरन जो आसानी से जंग खा जाए, है ना, जैसे आजकल के बच्चे होते हैं ना कि बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं और पढ़ाई करना छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं यार, दोस्त मना कर रहा है, पढ़ते नहीं। वैसे ही वो आयरन होते हैं बच्चे। बट कुछ बच्चे गोल्ड भी होते हैं, गोल्ड की तरह कोई कितना भी बोल ले कि कुछ भी कर ले, लेकिन मैंने पढ़ना है तो पढ़ना है। नहीं, अब आप देख लो, आपने आयरन बनना है या फिर आपने गोल्ड बनना है, आप देखो, आप डिसाइड करो। नहीं, एनीवेज टॉपिक पे आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है कि जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने पास इसको बुला लेगा कि तू आजा तू आजा तू आजा, और इसको छोड़ दे, खत्म। इसको हम बोलते हैं क्या? इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को। अब इस रिएक्शन पे आते हैं।
अब जैसे मान लो Mg ऊपर है ना, तो SO4 उठ के इसके बाद आ जाएगा, आ गया, ये बनाएगा MgSO4 प्लस H2। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर रिएक्शन उल्टा लिख दो तो, अगर आप ऐसे लिखो तो H2 प्लस MgSO4, चलो आप मुझे कमेंट्स में बताओ क्या होगा, टेल मी, कमेंट्स में बताओ क्या होगा। नो रिएक्शन, यू नो व्हाई? क्योंकि Mg ऊपर है, H अपने पास बुला नहीं पाएगा। आप खुद सोचो, पिज्जा को छोड़ के समोसे के पास कौन जाएगा, है ना, जोक्स अपार्ट। तो SO4 उठ के इसके बाद आएगा, आंसर इज नो, तो इसका आंसर होगा नो रिएक्शन। सबसे फेमस क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो है ये वाला जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। मैं इरेज कर दूं सारा जो मैंने लिखा है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, आपने ना आयरन नेल ली, आपने इस आयरन नेल को आपने ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में डाला, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस पर कॉपर डिपॉजिट होना शुरू होगा, तो Fe प्लस CuSO4 क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए SO4 को अपने पास बुला लेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लियर है, नोट करो। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी, डबल डिस्प्लेसमेंट, नाम से ही पता लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट डबल हो रही है, डबल, दोनों के दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं आयंस को, है ना। जैसे एग्जांपल लो AX प्लस BY, तो Y उठ के यहाँ पे, X उठ के यहाँ पे, डबल हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, AY प्लस BX बना रहा है, क्लियर है। तो इनको आयंस बोला जाता है, इनको आयंस बोलते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। मोस्ट फेमस रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, जो एग्जाम में कितनी बार रिपीट हो रही है बोर्ड में, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2, SO4 उठ के यहाँ चला जाएगा, Cl उठ के यहाँ आ जाएगा, Na और Cl 2NaCl बनाएगा, और Ba और SO4, इसका कलर याद रख लेना, आज नहीं तो कल आपको इसका कलर याद आने वाला है, वाइट PPT। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही PPT है, प्रेसिपिटेट, एक है आपका BaSO4 का और एक है लेड नाइट्रेट का, वो PbI2 वाला जो लेड नाइट्रेट से बनता है। मतलब ये रिएक्शन लेड नाइट्रेट से बनता है, ये वाला लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। चलो कमेंट से बताओ इसका आंसर, जल्दी से कमेंट से बताओ क्या होगा इसका आंसर। I उठ के यहाँ पे आ जाएगा और NO3 उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये बनाएगा PbI2 प्लस KNO3। बस ये 2 रिएक्शन याद रख लो, डबल डिस्प्लेसमेंट। और मैं बता रहा हूँ एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन मिलता है, डबल डिस्प्लेसमेंट या तो व्हाइट PPT आएगा या फिर येलो PPT आएगा, इन्हीं में से कोई एक आता है, क्लियर है। इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। आपका ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, और भी रिएक्शन होती है, मैंने बताया ना, मेनली मोटी मोटी 4 होती है, बट ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेपर में आ गया ना आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन और उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन, जो नहीं लिखोगे आधे एक नंबर उसी का जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन देखो नाम से ही पता लग रहा है, सब कुछ नाम से क्लियर हो जाता है अगर हम आराम से नाम को पढ़े। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, सिंपल सी बात है। मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा, बात खत्म हो गई, खत्म बात। और रिडक्शन इसका उल्टा, रिडक्शन उल्टा उल्टा बताना, मतलब जहां पे ऑक्सीजन रिमूव होगा या फिर हाइड्रोजन ऐड होगा, जब ऐसी रिएक्शन होगी तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसी को होते, जैसे मैंने शुरू में पढ़ा था ना Mg वाली रिएक्शन, याद है, Mg प्लस O2 क्या बना, MgO। ध्यान से चेक कर लो, Mg से MgO बना, इसको रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन तो कह ही सकते हैं, मान लो। अब इमेजिन करो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि भाई आप मुझे बताओ कि रिएक्शन का नाम बता दो, तो आप बोलोगे कॉम्बिनेशन, ठीक है, ठीक है। मान लो 2 नंबर का आया, आपको 2 में से 1.5 मिलेगा, क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो है ही है, बट ये भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी तो है, समझ आ रही है बात, ऑक्सीडेशन भी तो हो रहा है, तो दोनों लिखने जरूरी है, ठीक है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं समझाता हूँ आपको, वो आप देखना करके जाना, आएगा जरूर। देखो आपने कॉपर लिया, कॉपर कैसा दिखता है, कॉपर दिखता है आपका ब्राउन से रंग का, ब्राउन रंग, है ना, बढ़िया गाना है ना। Cu प्लस O2 क्या बना, कॉपर को आपने जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाँ जी, ये बना CuO। इसका कलर याद रखना, इसका कलर होता है काला, ब्लैक पड़ जाता है, ये ब्लैक पड़ जाता है कॉपर ऑक्साइड। अगर आप किसी कॉपर की तार को जलाओगे भी ना, कॉपर पता है ना आपको, कॉपर की वायर होती है हमारी, वो काली पड़ना शुरू हो जाएगी। आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो वाला। अब मान लो आपको कॉपर ऑक्साइड मिल गया, बट आपने जला दिया कॉपर ऑक्साइड, अब आप चाहते हो फिर से कॉपर लेना, तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुकर है और कुकर, तो कुकर मतलब कॉपर, कॉपर के ऊपर है आ रहा है ना, दैट इज हाइड्रोजन आ रहा है,
तो अगर मैं इससे हाइड्रोजन गैस पास कर दूं तो ये O को अपने पास बुला लेगा, ये बना देगा Cu प्लस H2O, खत्म। और याद रखना अगर आपको फिर से कॉपर चाहिए कौन सी गैस पास करनी पड़ेगी? हाइड्रोजन। बहुत फेमस क्वेश्चन नहीं है। रिडक्शन मैंने बता ही दिया आपको क्या होता है, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करेगा या हाइड्रोजन गेन करेगा। तो भाई एक और चीज़ देखो ध्यान से, एक चीज़ और नोटिस करने वाली है। अब इस रिएक्शन में ध्यान से देखो, रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और कॉपर ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स, रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होगी और ऑक्सीडेशन भी होगी, क्या बोलेंगे उसको? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? एक चीज ऑक्सीडाइज होगी, दूसरी चीज रिड्यूस होगी। तो ये आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। कोई एक्स आपने एलिमेंट लिया जो ब्राउन सा दिखता था, आपने उसको जलाया, वो काला पड़ गया। अब मैंने उसे हाइड्रोजन गैस पास करी काली चीज से, तो क्या हुआ, मुझे फिर से मेरा एक्स एलिमेंट मिल गया। बन गया ना क्वेश्चन, एग्जाम में आता है, आपने देखा भी हो कहीं ना कहीं, है ना? अगर आप हमसे पढ़ते हो, आपके पास हमारे नोट्स होंगे तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं A to Z। क्लियर है? नोट करें, नोट कर लिया आपने, आगे चले नेक्स्ट पे। हाँ जी, रिडॉक्स मैंने बता ही दिया आपको, जो अगला है, ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अब देखो नाम से सब कुछ क्लियर हो रहा है, मैं यही तो कहता हूँ सब कुछ नाम में रखा है, एवरीथिंग इन अ नेम। एक्सो, एक्सो, एक्सो का मतलब एग्जिट होना, थर्मल, थर्मल का मतलब हीट निकलना। लो बात ही खत्म हो गई, बात खत्म, डन, ओके टाटा बाय बाय, डन। एग्जिट होना हीट का, हीट का एग्जिट होना मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट एग्जिट होगी, मतलब रिलीज होगी अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो निकलेगा निकलेगा, बट क्या, हीट भी निकलेगी। मैंने भी आपको बीकर वाला एग्जांपल दिया था, याद है, हमने क्लास में किया था। भाई अगर हम CaO में, चूना होता है ये, अगर आप डालोगे पानी, हमने देखा भी हो कई बार, जो भाई सफ़ेदी वाइट वॉश होता है उसमें अगर हम वो सीमेंट वो डालता है आपका वाइट वॉश वाला डालता है, उसके अंदर पानी डाला जाता है, तो क्या होता है, बबल्स से निकलते हैं ना। बबल्स क्या इंडिकेट करता है, क्या इसके साथ क्या निकल रही है, हीट। मीथेन को जलाना, ये भी अपने आप में क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मीथेन का जलाने का मतलब होता है LPG में आग लगाना, जस्ट इमेजिन। ये हम आगे पढ़ेंगे, कार्बन में डिटेल में पढ़ेंगे इस रिएक्शन को, ठीक है। वैसे आप रेस्पिरेशन में लिख सकते हो, रेस्पिरेशन की रिएक्शन आती है आपको, क्या होती है, हम खाना खाते हैं, हमारे क्या होता है, हम ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है C6H12O6, और क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए O2, 6O2। हमारे माउथ से क्या निकलती है, CO2 गैस, 6CO2 प्लस 6H2O, और क्या निकलता है, एनर्जी, एनर्जी निकलती है ना। रेस्पिरेशन भी अपने आप में क्या है, एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक उल्टा, एंडो मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, किसी भी हीट को एब्जॉर्ब करना। बेसिकली देखो पहचानोगे कैसे आप, जब आप हीट डालोगे ना, जब आप हीट दोगे उसको एंडो बोलेंगे। आपको पता है अभी हमने पढ़ी थी रिएक्शन, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, वो थर्मल वाली याद है, थर्मल, भाई जिसमें आप हीट दोगे ऐसी रिएक्शन को हम एंडो बोलेंगे। जिससे हीट निकलेगी, जिससे हीट निकल रही है एक्सो, जिसको आप हीट दे रहे हो, इट इज कॉल्ड एंडो। तो ये बनेगा CO3 से क्या बनता था, याद है, CO2 प्लस CaO, खत्म। तो इट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? आगे चले, नोट करो इसको साथ साथ, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये हमने अभी की रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हैं, मैं यही समझा रहा हूँ आपको। एग्जाम में अगर आए तो सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट लिख के मत आना, प्रेसिपिटेट भी बन रहा है तो आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिख सकते हो। अभी किया ना हमने, जब आप Na2SO4 से BaCl2 मिलाओगे तो SO4 उठ के यहाँ पे आएगा और Cl उठ के यहाँ पे आएगा। ऐसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर का प्रेसिपिटेट भी तो बन रहा है, नहीं? नोट करो इसको। नेक्स्ट, हाँ ये देखो एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन, तभी मैंने डाला इसमें। कह रहे एक एक्स है जो कि वाइट वॉशिंग के काम आता है, इस एक्स का नाम बताओ और उसका फॉर्मूला लिख दो। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन द अबव विद वाटर। भाई जो वाइट वॉशिंग के काम आता है, अगर उसको पानी से मिलाए तो वो हो गया CaO में, अगर हम पानी डाल देंगे, अभी तो बताया मैंने, क्या बनाएगा, वो बनाएगा CaOH होल ट्वाइस, और बहुत सारी क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। इसका नाम याद है, इसको मैंने बताया था, इट इज क्विक लाइन। इसका नाम क्या था, इट इज स्लेक्ड लाइन। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है हमारा।
अच्छा, अब वो कह रहा है कि एलिमेंट एक्स है जो वाइट वॉशिंग के काम आ रहा है, एक कदम आगे वाला क्वेश्चन है ये, कह रहे हैं और हीट निकालता है। देखो CaO में अगर मैं पानी मिलाऊंगा, अभी मैंने की रिएक्शन ये, और CaOH होल ट्वाइस बना प्लस हीट निकली। अब वो कह रहा है कि भाई अगर मैं उसमें Y को अगर मैं पास कर दूं कार्बन डाइऑक्साइड से तो एक शाइनी फिनिश देगा दीवारों पे। आपने कभी नोटिस किया वाइट वॉशिंग के बाद, आप वाइट वॉशिंग कराते हो कोई सा भी कलर अगर आप करवाते हो तो भाई वो कलर का उस टाइम पता नहीं चलता, 5-6 घंटे बाद पता लगता है कलर का। क्यों? क्योंकि जो दीवारें होती है ना, दीवारें वो पहले CO2 से रिएक्ट करेगी और आपको एग्जैक्ट कलर देगी, तो धीरे धीरे CO2 से रिएक्ट होगा ये, मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है आपका ये किससे रिएक्ट होगा? CO2 से। तो अगर आप CaOH होल ट्वाइस को किससे मिलाओगे? मैंने आपको एक रूल लिखाया था शुरू में, याद करो, अगर लेफ्ट पे CO3 होगा तो राइट पे क्या बनेगा? राइट पे CO2 होगा तो राइट पे CO3 बनेगा, और CO3 कभी भी अकेला नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई क्या चाहिए? मेटल चाहिए, दैट इज CaCO3। अब Ca गया, CO2 गया, एक हो गया, तो 2 H और एक हो बचे, दैट इज H2O। खत्म होगी बात, खत्म। और इसे कलर याद कर लेना, वाइट कलर। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि मुझे चेक कर दो कि CO2 टर्न लाइम वाटर मिल गई, CO2 गैस निकली है, तो उसकी भी रिएक्शन यही है क्योंकि इसमें वाइट कलर निकलता है इसमें। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो उसने X लिया जो वाइट वॉशिंग के काम आता है, CaOH होल ट्वाइस बना और हीट निकली, जब उसने दीवारों पे लगाया CO2 से रिएक्ट करके क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका भी नाम लिखवा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं पूरे साल, आप इनको कॉपी में अलग से लिख लेना। लाइम, ये क्विक लाइम, स्लेट लाइम, लाइम, लाइम वाटर और लाइमस्टोन। स्टोन मार्बल बनता है इससे, ताजमहल बनता है इससे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आया था एक बारी कि बताओ मुझे एक ऐसा बताओ जिससे ताजमहल बनाया जाता है, इसकी जगह है ना वो दीवारें खिल उठेगी, शाइनी फिनिश की जगह लिख देगा ताजमहल बना है उससे। तो यही हिंट होते हैं जो हमें केमिस्ट्री में पकड़ने होते हैं, बस यही चीज़ है जो केमिस्ट्री आपसे चाहती है और वो हम हैं ही आपके कराने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस। कह रहे जब मैं पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, हाँ जी, तो बताओ गैस बता दो जो एनोड पे निकलेगी और कैथोड पे निकलेगी। अब मेरी बात सुनो, इसको ना रटना नहीं है यार, बच्चे रट रहे होते हैं एनोड पे ये निकलेगा, कैथोड पे ये निकलेगा, और फिर भी ना पेपर में गलत लिखाते हैं, उल्टा लिखाते हैं। आज के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ ये आप गलत नहीं करोगे। हाँ जी, ठीक है। तो एनोड और कैथोड का जरा टर्मिनल देखो। एनोड का मतलब होता है प्लस चार्ज और कैथोड का मतलब होता है माइनस चार्ज। क्लियर है? और अगर आप H2O को ब्रेक करोगे, अगर आप पानी को ब्रेक करोगे तो पानी बनेगा H2 और O2 में, और आपको पता है O पे 2 माइनस आता है और H पे 1 प्लस आता है, और प्लस हमेशा अट्रैक्ट करता है माइनस को, तो कैथोड पे कौन सी गैस आ गई? लो बात खत्म। और एनोड पे कौन सी गैस आ गई? O2। लो हो गया, पहले पार्ट का आंसर आ गया। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड तक में आ रखा है। सेकंड कह रहे हैं नेम द गैस, हो गया। सेकंड कह रहा है व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन एनोड। ये एक की दूसरे की डबल क्या होती है? क्योंकि आपको पता है पानी का सिंबल क्या होता है? H2O। पानी का सिंबल अगर H2O है तो इसमें कितने हैं? इसमें 2 पार्ट हाइड्रोजन के हैं और 1 पार्ट ऑक्सीजन का है। तो भाई वाटर कंटेन 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर हाइड्रोजन हमेशा डबल मिलती है, हमेशा। आगे कह रहा है बताओ क्या होगा अगर डाइल्यूट H2O इस रिएक्शन में नहीं डाला जाएगा। तो भाई एसिड से हमेशा ना आयंस बनते हैं। आयंस का मतलब हुआ फ्री चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, फ्री चार्ज, जिसकी वजह से करंट है ना पास कर पाता है। अगर आप ये नहीं डालोगे तो करंट प्रॉपरली पास ही नहीं कर पाएगा। आपको पता है प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट उसमें थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी डाल दोगे, अगर आप एसिड डाल दोगे ये वाला, तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, नोट करो, बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आगे नेक्स्ट कह रहा है, हाँ जी बट हाँ कोरोजन, बस आप एंड पर हैं, बिल्कुल टॉपिक रहेगा कोरोजन डेंसिटी। कोरोजन का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मेटल पे मॉइस्चर का अटैक होना। अब आप बोलोगे मेटल पे मॉइस्चर का अटैक होगा, बट गोल्ड को तो कुछ होता ही नहीं है भाई, क्योंकि वो गोल्ड है ना, गोल्ड को कुछ नहीं होगा, बट लोहा खराब हो जाएगा। और आपको पता है पूरे साल, इतने सालों से गवर्नमेंट इतना पैसा लगाती है क्योंकि लोहा खराब हो जाता है हमारा। आप पढ़ना कभी रिपोर्ट ही है, ठीक है। एनीवेज कोरोजन का मतलब होता है मेटल पे अटैक होना। किसका अटैक होना? मॉइस्चर का। तो भाई 3 चीजें हमने पढ़नी है, सिलेबस का पार्ट हमारे सिर्फ 3 है। When a metal is attacked by substance around it such as moisture, moisture का मतलब होता है लिक्विड और एयर, दोनों के दोनों, सिर्फ हवा से कुछ नहीं होगा, सिर्फ लिक्विड से कुछ नहीं होगा। इसको कोरोड कहते हैं, इस फिनोमिना ऑफ कोरोजन कहते हैं। 3 चीज़ें याद रखनी है, काली कोटिंग, चांदी काली पड़ जाती है, कॉपर हरा पड़ जाता है, और आपको बताइए लोहा
रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो चांदी जो है, दिख रहा है आपको, चांदी की चम्मच है, ये काली पड़ गई, लोहा जंग खा गया और कॉपर हरा हो गया। याद रख लेना, ये भी लिख लेना, Ag2S होता है इसमें, सल्फाइड की वजह से होता है ये कॉपर कार्बोनेट CuCO3 की वजह से होता है, और ये होता है Fe2O3, ये तो पता ही है आपको। जंग का सिंबल लिखवा दो, एग्जाम में आता है Fe2O3.XS2, ये जंग का सिंबल होता है, रस्ट का, रस्ट कई बार एग्जाम में आ रखा है। क्लियर है, नोट करो इसको। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रैंसिडिटी। हाँ जी, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी आपने बहुत बार मतलब फील किया होगा। जैसे मान लो सुबह सुबह गरम गरम 10 बजे पुड़िया बन गई, अब मैं बोलूँ उसको है ना दिन के 2-3 बजे खाओ, सेम टेस्ट आएगा? सोच के देखो, सेम टेस्ट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो रैंसिड हो चुकी है। रैंसिड का मतलब हम नॉर्मल लैंग्वेज में सील जाना भी कहते हैं। जैसे कई बार है ना बिस्किट होती है, बाहर रख दो खराब हो जाती है ना, हम कहते हैं बिस्किट सील गई है, तो इसी को कहते हैं। व्हाट इज रैंसिडिटी? रैंसिडिटी का मतलब होता है जब कोई भी खाने में जब ऑक्सीजन अटैक करता है तो वो ऑक्सीडाइज करता है उसको, तो उसका क्या होता है, स्मेल और टेस्ट बदल जाता है। सबसे ज़्यादा ये किस में होता है? जिसमें फैट फूड, ऑयली खाना होता है। ऑयली खाने का मतलब क्या हुआ? व्हेन फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल गेट ऑक्सीडाइज। भाई जब फैट और ऑयली वाला खाना होता है ना, सबसे ज़्यादा ये उन्हीं में मिलेगा आपको, है ना, सबसे ज़्यादा उन्हीं में मिलेगा, और इसी को हम रैंसिडिटी कहते हैं। रैंसिडिटी आप 100% ख़त्म नहीं कर सकते, बट आप रैंसिडिटी को कम किया जा सकता है। जैसे मान लो अगर आप बोलो कि बिस्किट खराब ना हो, सर ऐसा कुछ बताओ, तो बिस्किट खराब ना हो तो आप एयर टाइट कंटेनर ले लो। बट एयर टाइट कंटेनर लेने से आपकी बिस्किट ये नहीं परमानेंट खराब नहीं होगी, खराब तो होगी, नो डाउट खराब होगी, बट वो टाइम थोड़ा बढ़ जाता है बस। ठीक है, हम रैंसिडिटी को कम कर सकते हैं, बिल्कुल रोक नहीं सकते, याद रखना इस बात को। फ्रिज में रख सकते हैं, रात को खाना बनाया, ऑयली खाना बनाया, मान लो फ्रिज में रख दो, खराब होने से बच जाएगा। तो कुछ तरीके होते हैं इसको रैंसिडिटी बचा सकती है। जैसे एग्जांपल लो, पहला तरीका हो गया, मैंने बताया कहीं, तो आप एक काम करो उसमें ना, एक तो हो गया फ्रिज में रख दो, सिंपल, ये रहा, आप फ्रिज में रखोगे खाने बने हुए को, खाना खराब ही नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया, आप एयर टाइट कंटेनर में रख दो तो भी आपका खाना खराब नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, आप क्या करो भाई, चिप्स जो पैकेट होता है ना, उसको नाइट्रोजन गैस से पास किया जाता है। आपको पता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अब बच्चे कहते हैं ना ये चिप्स है, यहाँ पे धोखा है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, नाइट्रोजन गैस होती है। उस पर देखो, आप अगर डेट लिखो देखोगे ना, उस पर अगर आप 1 साल बाद भी चिप्स को खोलते हो, बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे। रीज़न, ऑल्दो ऑयली है वो, बट नाइट्रोजन एक तरह से ना प्रिजर्वेटिव गैस का काम करता है, वो खराब नहीं होने देता उसको। क्लियर है? और एक और एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। आपने कभी सोचा अचार खराब नहीं होता? कभी सोच के देखो। रीज़न, जैसे मान लो यहाँ पे अचार है, पिकल है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो एक ऑयल की लेयर है, ऑयल है यहाँ पे, तेल है, सारा तेल 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 है, होगा क्या, ये है ना ऑक्सीजन को एंट्री नहीं देगा, ऑब्वियसली हवा को अंदर नहीं जाने देगा, तभी ऑयल जो ये होते हैं अचार होते हैं 3-4-5 साल तक बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे आपको। यही रीज़न है, इनको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। आपने कभी देखा होगा जैसे कुछ बच्चे जो नॉनवेज खाते हैं कि ना नमक भी डाला जाता है, चीनी भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। जैसे फिश होती है ना, फिश पे वो नमक वमक डाल के रखते हैं ताकि वो फ्रेश रहे ज़्यादा टाइम तक, तो एक तरह से वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट नाम से पता लग रहा है ना, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीजन को ऐड ना होने देना, इसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। क्लियर है? तो ये तरीके होते हैं रैंसिडिटी से बचने के। क्लियर है? हाँ जी। मैंने बता दिया, तो आपको बता चुका हूँ, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, एक ब्राउन कलर का एलिमेंट था जिसको मैंने जलाया, जो काला पड़ गया, जला के जो काला पड़ा मतलब कॉपर था, वो जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या पड़ गया, काला पड़ गया, ये ब्लैक पड़ गया, ये था ब्राउन, है ना। एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन ये, कह रहे जब मैंने इसको हाइड्रोजन गैस से पास करा, अभी किया हमने, तो होगा क्या, हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उठ के यहाँ पे आएगा, तो ये CuO अकेला रह जाएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम में आता है। देखो ये, इस रिएक्शन को मैंने बोला कि भाई ये है ना आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। अब आपसे ना 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, 4 क्वेश्चन, ध्यान सुनना मेरी बात। पहला पूछा जाएगा कि ऑक्सीडाइज क्या हुआ, दूसरा पूछेगा रिड्यूस क्या हुआ, तीसरा पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दो, चौथा पूछेगा मुझे रिड्यूसिंग एजेंट बता दो। तो इन चारों के आंसर ना आप बिलीव नहीं करोगे रिएक्टेंट से आएंगे। पता है बच्चे इसको भी गलत कराते हैं, मतलब इतना सिंपल कंसेप्ट को भी हम गलत कर सकते हैं। आज के बाद गलती नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, ध्यान से समझना मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप इन चारों को आंसर इन दोनों से ही दोगे। ये रिएक्टेंट है ना हमारे, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडाइज क्या हुआ पहले बताओ, CuO से Cu बना, नहीं हुआ ऑक्सीडाइज। H2 से H2O बना, ऑक्सीडाइज हुआ है, बिल्कुल 100% हुआ है।
तो आंसर में आप ये लिखोगे या फिर ये, अभी तो बताया मैंने ये लिखा जाएगा, कभी भी ये नहीं लिखा जाएगा। तो ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होना, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है H2। लो, इसके बाद कॉमन सेंस का यूज करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर दो चीजें हैं, अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा रिड्यूस होगा। तो इट मीन्स रिड्यूस क्या हुआ, रिड्यूस हुआ आपका CuO, बात खत्म। ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये रिड्यूस हुआ, और ये हमेशा उल्टा होता है, जो रिड्यूस होता है वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट। बात खत्म, हो गया, कभी गलती नहीं करोगे। मतलब ये और ये सेम होते हैं हमेशा, हमेशा CuO होगा, और ये सेम होते हैं हमेशा, ऑलवेज ये H2 होगा। लो, एक और क्वेश्चन करा दिया। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार हर साल रिपीट होते हैं। क्लियर है? हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आती है। अगर आप फेरस सल्फेट को जलाओगे, ये आपको स्कूल में कराई भी होगी, अगर आप फेरस सल्फेट को जलाओगे तो होगा क्या, तो भाई FeSO4 से बनेगा क्या, ये बनेगा Fe2O3, और एक बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। हमने क्या करा, हमने FeSO4 लिया और हमने इसको ना बर्न करा, जलाया। अब इसका कलर याद रखने से, कलर एग्जाम में आता है, इसका कलर होता है आपका ग्रीन कलर, क्योंकि इसमें ना FeSO4.7 मॉलिक्यूल पानी के होता है, इट इज़ ग्रीन इन कलर। अब आपने इसको बर्न किया तो ये टूटेगा, FeS से नहीं मिलेगा, O से मिलेगा, क्योंकि Fe पे पता है प्लस चार्ज होता है, Fe पे प्लस चार्ज होता है ना, 2+3+, है ना, Fe3+, फेरस से फेरिक बनाएगा, O पे पता है 2- होता है, प्लस और माइनस आपस में अगर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, फेरस से फेरिक बनाएंगे, Fe2O3 बनेगा, क्योंकि Fe की 3 और O की 2, Fe2O3 प्लस बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी। इसका कलर भी याद रखना, इसका कलर हमने अभी किया था, इसको ये है ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन रंग। क्लियर है? इसको नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हर साल आती है एग्जाम में ये। नेक्स्ट, एक लेड नाइट्रेट की रिएक्शन भी आती है, ये रही। आपने लेड नाइट्रेट लिया, दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस, आपने इसको जलाया, जैसे Pb पे 2+ होता है, O पे 2- होता है, बात समझ आती है, प्लस और माइनस आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे ना, तो ये बनाएगा PbO, और ये पूरी टेस्ट ट्यूब है ना ब्राउन हो जाती है, ब्राउन ब्राउन ब्राउन, फिर से ब्राउन आ गया, एक ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा होता है, इसमें किसका निकलता है, वो NO2 का प्लस O2, ब्राउन फ्यूम्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वी कॉल इट ब्राउन फ्यूम। इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 लग जाएगा, 2 ये 4। तो जब आप लेड नाइट्रेट को जलाओगे तो टेस्ट ट्यूब में ना ब्राउन हो जाएगी, आपसे पूछेगा कि बताओ कि वो धुआं किस चीज़ का निकल रहा है, ब्राउन फ्यूम किसका निकल रहा है, इट इज NO2 गैस। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट, आपको एक मैं लिस्ट दे रहा हूँ, ये लिस्ट आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि ना ये हिंट होते हैं एक तरह के ना, जो एग्जाम में आप अटकते हो ना, जैसे CuSO4 का कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है, क्योंकि इसमें ना 5 मॉलिक्यूल पानी के मिले होते हैं, ये आप आगे पढ़ोगे, जो कि एसिड बेस के अंदर है। इसका डर्टी ग्रीनिश सा कलर होता है, ये 7H2O पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। AgCl मैंने बताया था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आता है, वाइट कलर का होता है, सिल्वर बताइए आपको ग्रे कलर का होता है, NO2 मैंने अभी बताया जस्ट, ब्राउन धुआं, PbI2 कलर मैंने दिखाया था आपको, याद है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में PbI2 बना था, तो येलो इन कलर। हाँ जी। इसके बाद ये लिस्ट है, कॉपर, ये अभी की रिएक्शन है, काला पड़ गया था कॉपर, BaSO4 वाइट कलर, वाइट PPT मिलता था, CaCO3 लाइमस्टोन शाइनी फिनिश देता था, याद है, कॉपर ब्राउन रंग का होता है, और ये दोनों ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आता है। ये हिंट है एक तरीके ना, जो एग्जाम में आते हैं। बाकी ये बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, ये इन्हीं में से एग्जाम में ज़्यादातर इन्हीं में से रिपीट होते रहते हैं, हर साल कुछ ना कुछ घुमा फिराए क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको नोट कर लेना, ठीक है। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारे चैनल एक बार ज्वाइन कर लेना, आपको और अपडेट्स और नोट्स चाहिए आप ही ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ है ना हमारा पूरा का पूरा 1 शॉट वीडियो खत्म होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कॉन्सेप्ट क्लास आना, हम आपकी डाउट क्लास लेंगे विद फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके टाटा बाय बाय।